मन हमारे खास प्रोग्राम चर्चा परिचर्चा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आप सबका। काफी लंबे समय से हम सुनते आ रहे थे कि देश में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे कानून आखिर कब बदले जाएंगे। फाइनली 1 जुलाई को वो दिन आ ही गया है जब पूरे देश में नए कानून लागू हो गए और पुराने और नए कानूनों में किस तरह का अंतर है और इससे क्या फायदा होगा, इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज के कार्यक्रम में। और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है खास मेहमान राजेंद्र मोदी। तो राजेंद्र मोदी जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। नमस्कार मोदी जी आपका। बहुत बहुत आभार जी आप जी साहब किया यहाँ पर। जी बिल्कुल मोदी जी, काफी समय से हम चाहते थे आपसे बातचीत करना और आज जो ऐतिहासिक जो दिन फैसला आ चुका है 1 जुलाई को, इसके बारे में आज हम काफी सारी जो चर्चा है वो आपसे करेंगे। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे मोदी जी कि 1 जुलाई 2024 देखिए देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन, नए कानून लागू हो गए, क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, ये बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन है और जो भारतीय जनता पार्टी ने लिया है इसमें इच्छा शक्ति होनी चाहिए थी। ये कांग्रेस ने आज 70 साल में ऐसा डिसीजन नहीं लिया। अंग्रेजों के वही कानून चल रहे थे जो इतने वर्षों से चल रहे थे, तो इन्होंने ये डिसीजन लिया है। इसका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत आभार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, जिन्होंने जनता को सुविधा मुहैया कराई है और अंग्रेजों के कानून को छोड़कर अपने देश के कानूनों को अपनाया है। तो क्या किसी चीज का मोदी जी जानना चाहूंगे इंतजार किया जा रहा था? आखिरकार इतना लंबा इंतजार नए कानून बदलने में क्यों किया गया? जब धारा 370 की अगर हम बात करें, कई आर्टिकल्स चेंज हुए, कई फैसले आए ऐतिहासिक, तब इस तरीके का फैसला क्यों नहीं किया गया? क्या इच्छा शक्ति की कमी थी या किसी खास वक्त का इंतजार किया जा रहा था? इच्छा शक्ति की ही कमी समझ लीजिए, नहीं तो क्या है कि ऐसी कोई बात नहीं थी। सरकार तो बहुत बड़ा जब सरकार के पास पूर्ण बहुमत था, 2/3 मेजोरिटी थी, तब सरकार ने 370 को चेंज कर दिया, तो ये भी कर सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो उनके एक स्ट्रीमलाइन होती है कि अब हमको ये कार्य करना है, अब हमको ये कार्य करना है, उस दृष्टि से थोड़ा डिले हुआ है। बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये तो शुरू से ही चाहते थे मोदी जी तो कि भाई ये जो है ना कानून, अंग्रेजों के कानून बदले जाए, क्योंकि सरकारें तो आई गई, इतने सालों से ये जो कानून थे अब जाके इसमें परिवर्तन आए हैं। कितनी सरकारें आई और गई, काफी लंबा समय रहा, कहने का मतलब है बहुत लंबा समय। अब ये देखने वाली बात होगी कि जो नए कानून है जो लागू हुए उससे जनता को क्या लाभ होंगे। मोदी जी, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। मोदी जी, दूसरे सवाल पे आना चाहूंगी मैं आपसे कि नए कानून जो है उसको आम भाषा में कैसे समझा जाए। अगर मैं पहली बात करूं भारतीय न्याय संहिता, इसमें कितनी धाराएं हैं? दूसरी अगर मैं बात करूं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और तीसरी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो क्या समझे इसको, क्या अंतर है? देखिए, सीआरपीसी में 484 धाराएं थी, ठीक है, वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं। और इसमें क्या है कि ऑडियो वीडियो के थ्रू जुटाए जाने वाले सबूतों को प्राथमिकता दी गई है। जेल में अधिकतम सजा काट चुके कैदियों को प्राइवेट बॉन्ड पर रिहा किया जाने का प्रावधान है। ये बहुत अच्छी सोच है और अच्छा प्रावधान है। जो आदमी एक बार जिससे कोई गलती हो गई, वो सुधरना चाहता है, तो उसको सुधरने का मौका दिया गया है। ये बहुत अच्छा है। इसमें क्या है, कहीं ना कहीं नुकसान भी है। काफी जो आपराधिक जो मामले हैं, जो काफी खुखार अपराधी हैं, उनको रिहाई भी मिल जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। वो अधिकतम सजा काट चुके, लेकिन उनका रिकॉर्ड सही होना चाहिए। उनका रिकॉर्ड सही होगा, उनको ही रिहाई मिलेगी। और क्या हर एक व्यक्ति को रिहाई नहीं मिलेगी। और इसके अलावा क्या है कि इसके अंदर जो है ना, भारतीय न्याय संहिता जो है, इसको बीएनएस का नाम दिया गया, जो पहले आईपीसी था। जी बिल्कुल बिल्कुल। 1860 में आईपीसी बनी थी, उसकी जगह ये भारतीय न्याय संहिता प्रभावित हुआ है। और ये वर्ष 1818 में बनी थी सीआरपीसी, उसकी जगह ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रभावित हुआ है। और 1872 में बना था इंडियन एविडेंस एक्ट जी, उसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रभावित हुआ है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत डिजिटल साक्ष्यों को महत्व देते हुए महिलाओं और बच्चों पर होने वाले अत्याचारों के मामलों को देखते हुए नए प्रावधान जोड़े गए हैं। इसमें महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों में अब पहले से सजा ज्यादा होगी। ये महिलाओं के लिए फायदेमंद कानून है। इन तीनों कानूनों से न्याय की प्रक्रिया सुगम होगी और इलेक्ट्रॉनिक सूचना से भी एफआईआर दर्ज हो सकेगी। काफी सारी इस बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे, पॉइंट वाइज पॉइंट। मोदी जी, जैसे कि महिलाओं की बात हुई, तो मैं जानना चाहूंगी, बहुत एक गंभीर मामला है
महिला सुरक्षा, तो महिलाओं से जुड़े ज्यादातर अपराधों में पहले से क्या ज्यादा सजा का प्रावधान किया गया है, यानी महिला सुरक्षा पर ज्यादा जोर दिया गया है? इसको किस तरीके से बेहतर तरीके से समझा सकते हैं आप, क्या समझा जाए? महिला सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। बहुत से लोग अपने राजनीतिक प्रभाव से ऐसे अपराध करने के बाद भी बच निकलते हैं। बिल्कुल सही बात है। उसका इसमें इंतजाम किया गया है, वो ऐसे निकल नहीं सकेंगे। और उसका सबसे बड़ा है ऑडियो वीडियो के थ्रू भी जो है सबूत जुटा करके और अपराधी को अपराध से बचने का, अपराधी को अपराध से छूट पाने का मौका नहीं मिलेगा। इसमें कहने का मतलब है मौका नहीं मिलेगा। जो नए कानून बदले गए, राजेंद्र जी, अगर मैं बात करूं नए कानून में, आपने जिक्र किया ऑडियो वीडियो का, तो मैं इसी बात पे आना चाहूंगी। ऑडियो वीडियो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पर जोर दिया गया है, फॉरेंसिक जांच को अहमियत दी गई है, तो किस तरह से देखा जा रहा है इस प्रावधान को? क्या आपको लगता है कि ये कारगर साबित होगा? बिल्कुल कारगर होगा। इसके थोड़े डिटेल्स अभी आने बाकी हैं हालांकि, लेकिन ये बिल्कुल कारगर कानून होगा और अपने भारत की जनता के फायदे के लिए ये बनाए गए कानून है। इसमें क्या है, अभी तक केवल हमने कॉपी की थी अंग्रेजों के कानून की, अब इसमें हमने भारत के कानून बनाए गए, भारत के हित में, भारत की जनता के हित में ये कानून बनाए गए। पर मोदी जी, ये पर्सनली मैं जानना चाहूंगी ये चीज आपसे, क्योंकि आप लॉयर भी हैं, आप भाजपा कार्यकर्ता भी हैं, समाज सेवा भी करते हैं, काफी जानकारी है आपको नहीं लगता कि मिसयूज भी बहुत इलेक्ट्रॉनिक चीजों का आजकल के समय में हो रहा है, सोशल मीडिया जैसे कि? तो आपको लगता है कि ये प्रावधान कोई काम आने वाला है इलेक्ट्रॉनिक के तर्ज पर? मिसयूज होता है, लेकिन कानून में जो मिसयूज, अब तक जो कानून का मिसयूज हुआ उसके अनुभव के आधार पर ही ये कानून बनाए गए। तो उससे अपने जहां जहां हमको लगा कि यहाँ मिसयूज हो रहा है, उसको इसमें संशोधित किया गया है, कहने का मतलब है संशोधित किया गया। ठीक है साहब, एक बहुत अहम सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि नए प्रावधानों में अगर हम बात करें, ई सूचना से भी एफआईआर दर्ज कराई जा सकेगी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसका प्रोसेस क्या रहेगा ये जानना चाहूंगी मैं आपसे। ये तो ऑनलाइन भी आप जैसे एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, अपने मार्केट में कहीं भी आपके साथ कोई घटना घटित हुई है, वहीं पर किसी भी ई मित्र सेंटर पर जाकर के आप एफआईआर ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। किसी थाने में जाने की जरूरत नहीं है आपको। आपका मान लीजिए थाना पड़ता है झोटवाड़ा और आपके साथ घटना होगी मालवीय नगर में, तो मालवीय नगर में किसी भी ई मित्र पर जाकर के आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। मान लीजिए मेरा पर्स चोरी हो गया, फिर आगे का प्रोसेस क्या रहेगा? वो तो आगे का प्रोसीजर, तो एफआईआर आपकी दर्ज हो जाएगी, तो आगे का प्रोसीजर वो आप जिस थाने में भी एफआईआर दर्ज कराएंगे, वो थाना आपके कनेक्टेड थाने को वो रिपोर्ट पेश कर देगा। तो ये नए प्रावधान है, कहने का मतलब है नए प्रावधान में अगर हम बात करें ई सूचना की, तो एफआईआर जो है वो ऑनलाइन भी दर्ज कराई जा सकेगी। प्रोसेस यही रहेगा कि नए प्रावधान के तहत कि आप जाके ई मित्र पे कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। क्या ये मोबाइल से भी हो सकता है? इसकी फिलहाल जानकारी हम आपको आगे देंगे, और जो अपडेटेड जो चीजें आएंगी तो हम इसकी जानकारी भी आपको जरूर देंगे। राजेंद्र जी, अगर हम बात करें एफआईआर की, तो एफआईआर के बाद की जो प्रक्रिया है उसमें किस तरह का बदलाव किया गया है? पहले और अब के नियम में कुछ अंतर है या नहीं है? लोकल जो अधिकारी है, जिसके पास फर्स्ट पहले एफआईआर जाती है, उसके पास पावर बहुत है इस कानून में। पहले के कानूनों में क्या है कि वो अपने जो ऑफिसर्स हैं उन पे डिपेंड करता था, ये एफआईआर इसमें हमको क्या डिसीजन लेना है। सही कहा। अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी डायरेक्ट उसके पास पावर है, वो अपना खुद डिसीजन ले सकते हैं, खुद डिसीजन जो है वो लिया जा सकता है। पहले बिल्कुल आपने सही कहा कि पहले के और अभी में जो नियम मैं देख पा रही हूँ, जो आपसे बातचीत में काफी सारे अंतर हैं। वही जो मैंने कहा ना कि एक्सपीरियंस के आधार पर ये कानून बनाया गया है कि ये इस तरह के एक्सपीरियंस से यहाँ अपराधियों को छूट मिल जाती थी, वो अब उनको छूट नहीं मिल सकेगी। इसी तरह का नियम बनाया गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं धारा 65 के तहत, अगर मैं बात करूं 16 साल से कम आयु की पीड़ित से दुष्कर्म किए जाने पर 20 साल का कठोर कारावास, उम्र कैद और जुर्माने का प्रावधान है। पुराने कानून में किस तरह का प्रावधान था? पुराने कानून का प्रावधान तो वही था कि अपराधी को तो सजा मिलनी है, चाहे वो उम्र कितनी भी हो उसकी, कोई ऐसी वो नहीं है। लेकिन इसमें क्या है कि ये छूट अभी जो अनुभव के आधार पर ये दी गई है कि 16 साल के साथ होगा तो उसको भी वही कठोर सजा। कहने का मतलब है कि इसमें किसी तरह की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। सजा जो है उस समय भी थी और इस समय भी है, और कठोर कारावास जो है वो कैदी को दिया जाएगा और सुनवाई जल्दी होगी।
इसी तरह शादी का वादा करके धोखा देने के मामले जी में जी, मैं वही आपसे जानना चाह रही थी कि ये आपने केसेस बहुत सारे मोदी जी देखे होंगे कि शादी का झांसा देकर संबंध बनाने वाले को अपराध को दुष्कर्म से अलग अपराध माना गया है, तो यस यस। उसकी परिभाषा क्या है? इसमें शादी का वादा कर धोखा देने वाले के मामले में 10 साल की जेल की सजा नियुक्त सजेस्ट की गई है। 10 और साल की? 10 साल की शादी का वादा कर धोखा देने के मामले में 10 साल की सजा निश्चित की गई है, जबकि पहले ऐसा हमने नहीं सुना कि ऐसा होता था। ये नया कानून ये जो है बिल्कुल नया कहने का कानून है मतलब है ये और लागू। ये महिलाओं के बहुत पक्ष में है, महिलाओं के हित में, महिलाओं को अन्याय से एक मुक्ति मिलेगी इस मुक्ति शादी से। मिलेगी क्योंकि इसके अलावा भी नस्ल, जाति और समुदाय, लिंग के आधार पर मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास का प्रावधान रखा गया है और छिनेती के लिए भी, स्नेचिंग के लिए भी 3 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। और इस तरह से बहुत मतलब परिवर्तन किए गए हैं जो हमें महसूस हुए थे कि अंग्रेजों के कानून बनाए कानून में जो कमियां थी उस कमियों को इन कानूनों में पूरा किया गया। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो काफी सारे बदलाव हैं वो इस कानून में देखने के लिए मिल रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि धरातल पर ये कितने कारगर साबित होने वाले हैं मोदी जी। ये तो थोड़ा वक्त आने पर पता वो चलेगा। इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है। इच्छा शक्ति पे उसमें डिपेंड इच्छा करता है, शक्ति सरकार की भी होती है और इच्छा शक्ति पुलिस की भी होती है। पुलिस की भी होती है। देखिए अगर हम बात करें राज्य सरकार की, तो राज्य सरकारें अब राजनीतिक केस, पार्टी वर्कर्स के धरना प्रदर्शन और आंदोलन की अगर हम बात करें तो उससे जुड़ा केस एक तरफा बंद नहीं कर सकेगी, ये भी सुनने में आया है। तो बिल्कुल, धरना बिल्कुल। प्रदर्शन, उपद्रव में फरियादी आम नागरिक है तो उसकी मंजूरी लेनी होगी। इसे किस तरीके से देखते हैं? पार्डन मैम। यस, मैं आपसे यही पूछ रही थी कि काफी सारे जो बदलाव किए गए हैं, जैसे कि अगर धरना प्रदर्शन की हम बात करें, उपद्रव की बात करें, फरियादी जो है आम नागरिक है तो उसको मंजूरी लेनी पड़ेगी, तो इसे किस तरीके से आप देख सकते हैं? ये तो बिल्कुल वाजिब है क्योंकि मंजूरी लिए बिना तो सरकार को पता नहीं चलता। सरकार को व्यवस्था करनी पड़ती है, पूरा मैनेजमेंट देखना पड़ता है कि वो, जैसे मान लीजिए उसको पता ही नहीं है कि कहाँ पर धरना हो रहा है और धरने में कितना उग्र धरना हो गया, कहाँ कोई घटना हो गई, तो उसका व्यवस्था कौन करेगा। आम पब्लिक को नुकसान हो जाता है। कहीं भी जैसे कहीं भी जैसे उपद्रव हो गया, जी जी, किसी ने टायर जला दिए, किसी ने जो है ना वो पुतला जला दिया, तो उससे जो आम लोग जाने आने वाले वो उनको नुकसान हो जाता है, नुकसान होता है। उनको नुकसान से बचाने के लिए ये सुविधा बहुत अच्छी सुविधा है। तो उनको परमिशन लेंगे तो वहाँ पुलिस की व्यवस्था रहेगी। कहने का मतलब है पहले परमिशन लेनी जरूरी है। मोदी जी अगर हम बात करें, गवाहों की सुरक्षा के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। सभी इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी जो हैं कागजी रिकॉर्ड की तरह कोर्ट में न्याय मान्य होने वाले हैं। क्या पहले ऐसा कोई प्रावधान था? पहले ऐसा प्रावधान नहीं था। मोबाइल का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इतना महत्व नहीं दिया जाता था जो इसमें अब दिया गया है। पहले का जो कानून, कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, आपकी बातों से जितना मैंने समझा है, और जो नए जो कानून आए हैं इलेक्ट्रॉनिक चीजों की तर्ज पर काफी जो जोर दिया गया है। राजेंद्र जी आगे आप अगर बात करें, कम्युनिटी सर्विस जैसा प्रावधान भी रखा गया, आपने सुना होगा, तो इसे क्या समझा जाए और क्या सही मायने में ये सुविधा अपराधी को बदलने में कारगर साबित होगी? आपको क्या लगता है? हमें तो उम्मीद है कि ये सुविधा अपराधियों को बदलने में, उनका मन बदलने में कारगर साबित होगी। बाकी तो भविष्य बताएगा। देखिए हर चीज का तोड़ होता है। जी जी, कोई किसी चीज का तोड़ निकाल लेगा तो वो भी फिर भविष्य के अनुभव में शामिल हो जाएगा और फिर कानून में बदलाव भी किए जा सकते हैं। जैसे अभी किए गए वैसे बाद में भी किए जा सकते हैं, यदि कोई ऐसा होता है तो। एक सवाल मैं अपने आप से जानना चाहूंगी आपसे, मुझे लगा कि मुझे आपसे करना चाहिए। मोदी जी आपको क्या लगता है ये जो नए जितने भी कानून नए आए हैं, इनमें कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको लगते हैं कि कुछ और ऐड हो जाने चाहिए तो ज्यादा बेहतर रहता? एक्चुअली क्या है कि पूरे कानून पूरा अभी हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। वो पढ़ने के बाद में इसके बताएंगे कि क्या कमी रह गई उसमें, क्या कमी रह गई है। अभी उसका जिक्र किया जाना संभव नहीं है। पर एक आम नागरिक होने के नाते, आप लॉयर भी हैं साहब, तो जो मेन एक बेसिक एक होता है ना, सुविधाएं असुविधाएं आती रहती है, तो आपको आपके मन में कुछ ऐसा कि ये कानून लागू हो जाए, कुछ ऐसा आप पर्सनली? नहीं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो है ना वो उसमें क्या प्रावधान किया गया है आई कांट से एग्जैक्टली। ओके। बाकी वरिष्ठ नागरिकों को जो पहले सुविधा मिलती थी वो सुविधा मिलनी चाहिए। ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रेन में रिजर्वेशन का था, काफी बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है वो अभी हुआ नहीं है। तो
वो हो जाना चाहिए था। वो हो जाना चाहिए। ये आपकी एक अपनी व्यक्तिगत राय है। फिलहाल जैसे कि मोदी जी ने कहा कि अभी पूरी तरीके से जो है नए कानून अभी अभी 1 जुलाई को लागू हुए हैं, तो फिलहाल पूरी तरीके से पढ़ा नहीं गया है। उम्मीद करते हैं कि उसमें ये चीज मेंशन भी होगी, और अगर नहीं है तो इनकी व्यक्तिगत राय थी कि सीनियर सिटीजन के लिए भी ये एक सुविधा जो है वो लागू होनी चाहिए। तो मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी मैं आपको कि आज आपने हमारे लिए अपना समय निकाला। काफी सारी जो नए कानून को लेकर विस्तार से आपने हमको जानकारी दी, काफी सारी जानकारी मिली। एक बात और कहना चाहूंगा, हमारे विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने अभी हिंदू समाज को हिंसक बताया। ये बहुत ही अपरिपक्वता का परिचायक है। क्या अपने मन की बात क्या रखना चाहते हैं, रखिए मंच के माध्यम से। यही कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता है, वो एक जिम्मेवार पद है, उनको अपने पद की गरिमा रखनी चाहिए। उनको अपरिपक्व बात नहीं बोलनी चाहिए कि हिंदू जो है वो हिंसक है। हिंदू हिंसक है नहीं, और उनका बाद में वो अपने बयानों को पलटते हैं क्योंकि उनमें मैच्योरिटी नहीं। मैच्योरिटी होनी चाहिए उनमें। उनको लगता है कि उनके पिता प्रधानमंत्री थे, उनकी दादी प्रधानमंत्री थी, उनके दादी के पिताजी प्रधानमंत्री थे, तो वो भी एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपके अंदर मैच्योरिटी होना बहुत जरूरी है। और इतने बड़े पद पर आप बैठे हैं, विपक्ष के नेता के पद पर, तो आपको अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जो है ना, वो इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अपनी पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए कि जिससे जो हमारे देश की जनता है, जो देश के लोग हैं, जो उनको सहयोग करें, उनकी भावनाओं को ऐसे बोल से क्योंकि वो खुद भी हिंदू है। ऐसे बोल से परिपक्वता दिखती नहीं है। ठीक है, राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र का सम्मान भी कहने का मतलब है वो करना चाहिए। ठीक है मोदी जी, काफी सारी बातचीत हुई आपसे आज की पूरी चर्चा परिचर्चा में, आज हमारे लिए आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम चाहेंगे फिर किसी नेक्स्ट शो में हम आपसे जरूर मिले। तो ये थे हमारे साथ मोदी जी। देखिए, नए कानूनों पर विस्तार से उन्होंने हमसे बातचीत की, और उन्होंने आम भाषा में जनता तक पहुंचाने के लिए हमने कोशिश की कि आज नरेंद्र मोदी जी से बातचीत में कि आम जनता तक जो सीधी संवाद है वो पहुंचे। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। चर्चा परिचर्चा में आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की अपडेट्स के लिए देखते रहें और बने रहें न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।